हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिसको सामान्य बोलचाल में पॉक्सो अधिनियम या पॉक्सो एक्ट कहा जाता है, यह 2012 का अधिनियम है। इस पर डिस्कस करेंगे। इसके सभी प्रावधानों को, सभी धाराओं को और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि किसी भी राज्य में जो लोक सेवा आयोग हैं, खास करके न्यायिक सेवा की जो परीक्षाएं हैं, चाहे एपीओ हैं, पीसीएसजे हैं या एचजीएस की परीक्षा है, तो वहाँ पर अब जो मेजर एक्ट हैं उनकी भूमिका धीरे धीरे कुछ कम हो रही है और उनके स्थान पर जो माइनर एक्ट्स हैं उनको जो है स्थान दिया जा रहा है। इसी के क्रम में आप देखेंगे कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इसको आप चाहे बिहार के एपीओ की परीक्षा में देखें, उत्तर प्रदेश में पीसीएसजे की में शामिल किया गया है। इसी के अलावा आप राजस्थान में देखेंगे, मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से धीरे धीरे जो सिलेबस हैं उसमें इस छोटे छोटे अधिनियमों को शामिल किया जा रहा है। तो इसको हम इसी लिए जो है, इसके अलावा आप देखेंगे तो डाउरी अधिनियम है, या जो एस सी एस टी एक्ट है या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। तो तमाम तरह के जो अधिनियम हैं उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसी तरह के जो माइनर एक्ट हैं तो उनको जो है हम डिस्कस करेंगे, और सभी जो अधिनियम की जो प्रोविजन है उनको एमसीक्यूज के रूप में कन्वर्ट करके हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आप आसानी से उसको हल कर पाएँ और उसके साथ साथ पूरी जो अधिनियम है उसको एक बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में हम पॉक्सो अधिनियम या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रावधान है वह किस रूप में है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन को भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया है। और न केवल भारत ने अंगीकृत किया, बल्कि इस महासभा के जो भी सदस्य देश थे उन सभी ने इसको अंगीकृत किया। और अंगीकृत करने के साथ साथ उन्होंने कुछ उपाय करने के लिए अपने अपने देश में कुछ बालकों को संरक्षण के लिए कुछ विधि बनाने के लिए सहमत हुए। तो सहमति जो उन्होंने अपनी जाहिर की है, वह यहाँ पर 3 उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के लिए उन्होंने सहमति जताई है। पहला ये था कि बालकों के किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाए जाने या उनका उत्पीड़न को रोकने के लिए उपाय किया जाएगा। दूसरा है कि वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालकों का दुरुपयोग जो है रोका जाए, और इसके लिए जो है उपाय किए जाएंगे, कठोर कानून बनाए जाएंगे। तीसरा था कि अश्लील क्रियाकलापों और सामग्रियों में बालकों का शोषण न हो या शोषणात्मक उपयोग न हो, इसको रोकने के लिए वहां पर कानून बनाने के लिए जो सदस्य देश थे उन्होंने अपनी अपनी सहमति दी थी। अब देखिए, जो यह कन्वेंशन हुआ 1992 का, इसी कन्वेंशन के क्रियान्वयन के लिए भारत में जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को पारित किया जाता है, इसको अधिनियमित किया जाता है। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि बालकों की सुकुमार अवस्था का जो दुरुपयोग है उसको रोका जाए, और बालकों तथा अवयस्क व्यक्तियों की शोषण से जो है उनकी सुरक्षा करना, और उनको गरिमामय वातावरण में विकास का एक बेहतर अवसर प्रदान करना, ताकि एक बेहतरीन भारत का निर्माण हो सके। तो यह जो है इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वह था। और इस बनाने के पीछे जो कारण रहा उसको आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो एक कन्वेंशन किया गया था, और उस पर जो सदस्य देश भारत भी था, तो इस प्रकार से उसी के अग्रसरण में यह अधिनियम बनाया गया है। अब आइए इसके प्रावधानों को देखते हैं, और प्रावधानों के साथ साथ हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे, तो यहाँ पर बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो देखिए, इसमें पहली जो धारा है, पहली धारा के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है। और इसका जो धारा 2 है, धारा 2 के अंतर्गत इसकी परिभाषाओं के संदर्भ में डिस्कस किया गया है। तो इसमें बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ध्यान से मात्र 3 परिभाषाएं ऐसी हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और वह आपसे पूछी जाती हैं। बाकी की जो परिभाषाएं हैं वह धाराओं में उनको दिया गया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 2D के अंतर्गत परिभाषित बालक से क्या तात्पर्य है, या बालक से कौन व्यक्ति है, किस आयु वर्ग का व्यक्ति बालक कहलाएगा। तो बालक की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 2D के अंतर्गत दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि बालक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है।
तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। इस अधिनियम के लिए 16 वर्ष, 14 वर्ष या 12 वर्ष जो है नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम की आयु का है वह इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए बालक कहलाएगा। तो परीक्षा में आप बालक और किशोर या अवयस्क इस रूप में आपसे कन्फ्यूजन अगर इस तरह कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बालक संबंधी अश्लील साहित्य, इससे संबंधित जो प्रावधान है यह 2019 में जोड़ा गया है। इसे किस धारा के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि धारा 2 के अंतर्गत आप देखेंगे 3 परिभाषाएं जो है वह महत्वपूर्ण है। पहला तो हो गई बालक की, और दूसरी जो परिभाषा है वह है बालक संबंधी अश्लील साहित्य की, और तीसरी जो परिभाषा है वह है साझी गृहस्थी की। साझी गृहस्थी की जो परिभाषा है, यह 3 परिभाषाएं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो बालक की परिभाषा आपने देखा धारा 2D के अंतर्गत दी गई है। साझी गृहस्थी की परिभाषा आप देखेंगे शेयर हाउस होल्ड की परिभाषा 2K के अंतर्गत मिलेगी। और जो 2019 में जो जोड़ी गई है बालक संबंधी अश्लील साहित्य, इसको DA के अंतर्गत जोड़ा गया है। DA के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। दूसरा जो विकल्प है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक संबंधी अश्लील साहित्य के अंतर्गत क्या शामिल है? तो जो परिभाषा 2DA के अंतर्गत दी गई है बालक संबंधी अश्लील साहित्य, तो उसके अंतर्गत इस साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से जो साहित्य हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आते हैं, तो इसको देखेंगे। पहला है किसी बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने का कोई दृश्य चित्रण है, अर्थात कोई देखने योग्य कोई चित्र है, फोटो है जिसमें बालक से संबंधित कोई इस तरह का चित्रण किया गया है, तो यह इस साहित्य में आता है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे, अर्थात जैसे बालक का प्रतिबिंब या बालक के जैसे कोई प्रतीकात्मक रूप में कोई इस तरह से अश्लील सामग्री बनाना, वह भी बालक संबंधी अश्लील साहित्य के अंतर्गत आता है। और तीसरा है सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित किंतु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली कोई भी आकृति। तो इस प्रकार से यह जो सभी आकृतियां हैं, सभी जो डॉक्यूमेंट हैं, यह बालक संबंधी अश्लील साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है साझी गृहस्थी। तो साझी गृहस्थी या शेयर्ड हाउस होल्ड को पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो इसको परिभाषित किया गया है धारा 2K के अंतर्गत या 2T के अंतर्गत। हिंदी में अगर पूछा जाए तो ट आपको ध्यान रखना है, और अंग्रेजी में 2K के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है साझी गृहस्थी के अंतर्गत क्या शामिल है? तो साझी गृहस्थी के अंतर्गत शामिल है या कौन उस गृहस्थी के अंतर्गत शामिल माना जाता है? तो ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ किसी घरेलू नातेदारी में रहता है। तो घरेलू नातेदारी में अगर कोई अपराधी या अभियुक्त व्यक्ति उसके साथ रहता है या किसी समय वह रह चुका है, तो यह दोनों ही जो व्यक्ति हैं वह साझी गृहस्थी के अंतर्गत शामिल हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रवेशनिक लैंगिक हमला के लिए पॉक्सो एक्ट में किस दंड का प्रावधान किया गया है? अब देखिए, प्रवेशनिक लैंगिक हमला इसको परिभाषित कहाँ किया गया है? तो धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो धारा 3 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है, और इसकी जो सजा है वह दी गई है धारा 4 के अंतर्गत। तो धारा 4 को जब देखेंगे तो इसमें जो है प्रवेशनिक लैंगिक हमला, इसकी जो सजा है वह है 10 वर्ष से कम की कोई सजा नहीं होगी, लेकिन वह आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने तक का यहाँ पर जो दंड है जो है दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वह सही है। तो देखिए, अगर परिभाषा की बात है तो यहाँ पर आपको धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9, यह जो है 4 धाराएं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और धारा 3 का जो सजा है वह धारा 4 के अंतर्गत, 5 की जो सजा है वह धारा 6 के अंतर्गत, धारा 7 की जो सजा है वह धारा 8 के अंतर्गत, और धारा 9 की जो सजा है वह धारा 10 के अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रकार से आपको 4 अपराध हैं, और चारों के जो सजा है, जो उनका पनिशमेंट है, वह इन अन्य 4 धाराओं के अंतर्गत दिया गया है। तो आपको आसानी से यह 8 धाराएं एक साथ याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है यदि प्रवेशनिक लैंगिक हमला 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ किया जाता है तो उसे न्यूनतम कारावास की अवधि
क्या होगी या न्यूनतम कितना पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। तो देखिए धारा 3 के अंतर्गत प्रवेशनिक लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है और उसकी सजा जो है धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 4 के अंतर्गत पहले खंड के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई प्रवेशनिक लैंगिक हमला किसी बालक के साथ किया जाता है और बालक की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है वह बालक कहलाता है। तो वहां पर जो न्यूनतम सजा होगी वह 10 वर्ष और अधिकतम कितनी होगी, आजीवन कारावास की होगी। खंड 2 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर ऐसा प्रवेशनिक लैंगिक हमला 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ किया जाता है तो वहां पर न्यूनतम जो सजा होगी वह 20 वर्ष होगी और अधिकतम सजा जो होगी वह कितनी होगी, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना यहाँ पर दंड दिया जाएगा। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ अगर प्रवेशनिक लैंगिक हमला किया जाता है तो न्यूनतम सजा कितनी होगी, तो 20 वर्ष तक का जो कारावास होगा और साथ साथ में जुर्माना इसमें आरोपित किया जा सकेगा। और अधिकतम अगर पूछा जाए तो अधिकतम जो है वह आजीवन कारावास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है धारा 3, तो प्रवेशनिक लैंगिक हमला इसको परिभाषा दिया गया है इसमें और इसकी जो सजा है वह धारा 4 के अंतर्गत दी गई है, यह सुमेलित है। दूसरा है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, यह भी सुमेलित है और इसका जो दंड है वह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और लैंगिक हमला, तो लैंगिक हमला को धारा 6 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि धारा 7 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर जो तीसरा है यह सुमेलित नहीं है। और धारा 9 के अंतर्गत गुरुतर लैंगिक हमला इसकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और प्रवेशन लैंगिक हमला में मुख्य अंतर क्या है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला है वह किसी भी एक अपराधी व्यक्ति के द्वारा बालक के साथ किया जाता है, बस उसमें पेनिट्रेशन आवश्यक होता है। लेकिन इसी का जघन्य रूप गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। तो जघन्य रूप कैसा कि पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने थाने की सीमाओं में अपने पद पर काम करते हुए, सशस्त्र बल के सदस्यों के द्वारा अपने पद पर काम करते हुए या सामूहिक रूप से किसी बालक पर इस प्रकार से हमला, तो यह क्या होगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाएगा। जघन्य किस्म का जो है यह प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाएगा। विकल्प देखते हैं। तो ऐसा लैंगिक हमला जो पुलिस अधिकारी के द्वारा थाने की सीमा के भीतर किया जाता है, तो वैसा जो प्रवेशन लैंगिक हमला है वह जघन्य प्रकृति का माना जाएगा, क्योंकि पुलिस का कार्य करना क्या है, नागरिकों की सुरक्षा करना है। अगर वही इस प्रकार के अपराध करने लगी तो वह कार्य क्या होगा, जघन्य किस्म का होगा। किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करना यह भी जो है जघन्य किस्म का अपराध है, इसलिए इसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा, जिसके बारे में जो प्रावधान है धारा 5 के अंतर्गत मिलता है। किसी लोक सेवक के द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला, तो यह सभी क्या है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और इसकी सजा जो है वह धारा 6 के अंतर्गत दी गई है। उसको हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे। तो अब देखिए गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अंतर्गत कौन कौन से हमले हैं जो आते हैं। तो ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जबकि वह पहली बात यह है कि किसी पुलिस अधिकारी की होते हुए किसी बालक पर निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा हमला किया जाता है। पुलिस थाने की या उसकी नियुक्ति परिसर के भीतर किया जाता है, किसी अन्य थाने में, अपने कर्तव्य के अनुक्रम में, या जब वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो। इस प्रकार से अगर वह नियुक्त है और वह जो पुलिस अधिकारी है वह किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। दूसरा है कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए और वह जिस क्षेत्र में तैनात है या किसी अन्य क्षेत्र में अपने कर्तव्य के पालन में, या जबकि वह इस रूप में कार्य कर रहा है कि लोग उसको जानते पहचानते हैं कि वह सशस्त्र बल का सदस्य है और वह किसी बालक के साथ प्रवेशनिक लैंगिक हमला करता है। लोक सेवक के द्वारा, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह आदि के कर्मचारी के द्वारा अगर किसी बालक के साथ इस प्रकार का अपराध किया जाता है, किसी अस्पताल का प्रबंधक है, कर्मचारी है, या किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान का कोई प्रबंधक या कर्मचारी है, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, घातक हथियार या बम बारूद या गर्म पदार्थ या तेजाब आदि का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से हमला किया जाता है, किसी बालक को घोर उपहति या शारीरिक क्षति कारित करते हुए या उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशनिक लैंगिक हमला करना, किसी बालक पर प्रवेशनिक हमला करना
और उस हमले से जो बालक है वह शारीरिक रूप से अशक्त हो जाए, मानसिक रोगी हो जाए, या उसका शारीरिक या मानसिक इस प्रकार से ह्रास हो जाता है जिससे वह अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या ऐसा हमला किया जाता है कि जो बालिका है जिसके ऊपर हमला किया गया है वह गर्भवती हो जाती है, या बालक जो है वह HIV या किसी अन्य प्राणघातक बीमारी संक्रामक रोग से संक्रमित हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह सभी क्या हैं? यह सभी जो है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले हैं। इसी के साथ साथ बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए, अगर मान लीजिए कोई बालक है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या शारीरिक रूप से वह ठीक नहीं है, कमज़ोर है, और उसकी इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए उसके ऊपर प्रवेशनिक लैंगिक हमला करना, या उसी बालक पर एक से अधिक बार लैंगिक हमला करना, या 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ ऐसा करना, या बालक के रक्त, दत्तक, विवाह या संरक्षकता इस प्रकार से कोई नातेदारी रखते हुए, अर्थात इस प्रकार का कोई रिश्तेदार है और उसके साथ इस प्रकार से हमला करता है, अपराध करता है, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी है या प्रबंधक है, कर्मचारी है, बालक के न्यासी या प्राधिकारी के द्वारा अगर बालक पर इस तरह हमला किया जाता है, अगर बालक गर्भ से है, बालक पर और उस बालक पर प्रवेशनिक लैंगिक हमला किया जाता है, बालक पर प्रवेशनिक लैंगिक हमला और उसकी हत्या करने का प्रयास करना, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी बालक के ऊपर इस प्रकार से हमला करना, जो कोई बालक पर प्रवेशनिक लैंगिक हमला करता है और वह पूर्व में किसी लैंगिक अपराध के लिए दोषित किया गया है, अर्थात एक बार वह उसी अपराध के लिए पहले दोषित किया जा चुका है, बाद में वह फिर से वही अपराध कर रहा है, तो इस प्रकार से जो अपराध हैं क्या होंगे? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अंतर्गत आएंगे। और अंतिम जो है, जो बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त करता है या नग्न करके उसका प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर कुल 21 जो है तरीके बताए गए हैं, और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आएगा, और उसकी सजा जो है वह धारा 6 के अंतर्गत दी गई है। न्यूनतम सजा कितना होगा? 20 वर्ष तक का कारावास, जो आजीवन कारावास तक को हो सकेगा, या उसको मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता है। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की जो अधिकतम सजा है, जो अधिकतम दंड है वह कितना है? तो वह अधिकतम मृत्यु दंड तक उसको सजा दी जा सकती है। और न्यूनतम कितना होगा? तो न्यूनतम उसको 20 वर्ष तक का जो कारावास है वह दिया जा सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे गुरुतर लैंगिक हमला, क्योंकि अपने गुरुतर प्रवेशनिक अर्थात पेनिट्रेटिव लैंगिक जो असॉल्ट आपने देखा, सेक्सुअल असॉल्ट, इसी तरीके से बिना प्रवेशन के अगर वह लैंगिक हमला किया जाता है तो उसको गुरुतर लैंगिक हमला कहा जाता है, जो धारा 9 के अंतर्गत परिभाषित है, और उसकी जो सजा है वह धारा 10 के अंतर्गत बताई गई है। तो वहाँ पर जो है 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रश्न देखते हैं आगे कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए अधिकतम दंड कितना है? तो अधिकतम हमसे पूछा जा रहा है, मृत्यु दंड है, और न्यूनतम कितना है? तो 20 वर्ष तक का कारावास, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो अधिकतम पूछा जा रहा है तो ये है। अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की परिभाषा कहाँ बताई गई है? तो यह जो परिभाषा है यह बताई गई है धारा 5 के अंतर्गत, और सजा जो है, सजा है धारा 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट है लैंगिक हमला, इसकी परिभाषा इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो लैंगिक हमला अर्थात सेक्सुअल असॉल्ट की जो परिभाषा है यह धारा 7 के अंतर्गत दी गई है, और इसका जो सजा है या दंड है वह धारा 8 के अंतर्गत है। कितना होगा? तो यह तो है 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास, और इसके साथ साथ जुर्माना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है लैंगिक हमला, धारा 7 के अंतर्गत है, यह सुमेलित है। दूसरा है गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला को धारा 9 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यह भी सुमेलित है। उसके बाद धारा 10 आता है, धारा 10 के अंतर्गत गुरुतर लैंगिक हमले का जो है यह दंड बताया गया है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सुमेलित नहीं है। लैंगिक उत्पीड़न, जिसको सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है, इसको धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और इसकी जो सजा है या दंड है वह धारा 12 के अंतर्गत बताई गई है। और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यह धारा 5 के अंतर्गत परिभाषित है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कब कोई बालक
कब कोई किसी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। अब देखिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग इसको धारा 13 के अंतर्गत बताया गया है। तो धारा 13 के अंतर्गत बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करता है या बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों के लिए करता है या बालक का अशोभनीय या अश्लीलता पूर्वक प्रतिदर्शन करता है, यह जो सभी जो कार्य हैं वह क्या हैं, अश्लील प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कहला जाएगा। तो यहाँ पर चौथा जो विकल्प होगा वही सही होगा। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, धारा 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग करेगा तो प्रथम दोष सिद्धि पर कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता है। तो आपको प्रश्न पढ़ते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि प्रथम दोष सिद्धि पर पूछा रहा है या पश्चातवर्ती। तो अगर वह प्रथम बार दोष सिद्ध किया जाता है तो उसको जो है 5 वर्ष से अन्यून का कारावास और जुर्माने की दंड उसको दिया जा सकता है। लेकिन अगर उसी अपराध के लिए वह बाद में फिर से दोषी करार दिया जाता है तो वहां पर उसको 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने की सजा उसको दी जाएगी। कहाँ प्रावधान है, तो धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण करने के लिए कितनी रकम का जुर्माना का दंड दिया जा सकता है। तो अश्लील प्रयोजनों के लिए अगर जो कि बालकों से संबंधित है और उस सामग्री का भंडारण किया जाता है तो यहाँ पर आपको धारा 15 को देखना है। तो धारा 15 के अंतर्गत आप देखेंगे तो वहाँ पर 3 खंड हैं। पहला खंड यह बताता है कि बालकों से संबंधित अश्लील सामग्री का भंडारण किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो सजा होगी वह 5,000 रुपये अर्थात अधिक जो न्यूनतम है या अधिकतम है वह 5,000 रुपये तक का जुर्माना। यहाँ पर कारावास की कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। खंड 2 के अंतर्गत आप देखेंगे कि बालकों से संबंधित अश्लील सामग्री है और उसको न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए पेश किया जाता है, तो वहां पर जो है केवल जुर्माने से काम नहीं चलेगा, तो वहां पर 3 वर्ष तक का कारावास की सजा दी जा सकती है या जुर्माना या दोनों। और तीसरा जो खंड है वह यह बताता है कि अगर इस प्रकार की जो खंड 1 के अंतर्गत आपने देखा कि भंडारण किया जा रहा है, यह भंडारण कमर्शियल पर्पज से किया जाता है, वाणिज्यिक प्रयोजन से किया जाता है, तो वहाँ पर जो कारावास होगा वह न्यूनतम 3 वर्ष होगा और अधिकतम जो है वह कितना होगा, 5 वर्ष होगा। और अगर वह बाद में अर्थात पश्चातवर्ती अवसर पर फिर से उसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो वह जो सजा हो जाएगी 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रश्न में जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो कोई बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो आपने देखा धारा 15 का खंड 2 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें यह बताया गया है कि 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भंडारण करता है तो वह पहली दोष सिद्धि पर किस भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो आपने देखा था धारा 15 का तीसरा खंड, तो अगर कोई व्यक्ति बालक से संबंधित अश्लील सामग्री को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कमर्शियल पर्पज के लिए उसका भंडारण करता है तो वह जब पहली बार दोष सिद्ध किया जाता है तो वह 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वह पश्चातवर्ती अवसर पर उसी अपराध के लिए फिर से दोष सिद्ध किया जाता है तो ऐसी स्थिति पर वो उसे 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। तो यह या और इन दो बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर या जुर्माना या दोनों दिया गया है, लेकिन पश्चातवर्ती अवसर पर अगर वह दोष सिद्ध किया जाता है तो 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण संबंधित जो प्रावधान है वह पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो किसी अपराध का दुष्प्रेरण
इसके बारे में प्रावधान धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है और 17 में बताया गया है इसका दंड। तो दुष्प्रेरण का दंड कहाँ बताया गया है, तो धारा 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जो कोई पॉक्सो एक्ट के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य किया जाता है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा, तो उसे से तात्पर्य दुष्प्रेरण करने वाला अर्थात दुष्प्रेरक को किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो धारा 17 के अंतर्गत इसका प्रावधान है इसकी सजा का, तो उसको वही दंड दिया जाएगा जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड जो है वह पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो अगर किसी अपराध को करने का जो दंड है वह धारा 18 के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जैसा कि आप भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत देखते हैं, तो अगर कोई अपराध करने का प्रयास किया जाता है तो प्रयास के मामले में जो सजा होती है वह अधिकतम जो प्रावधानित सजा है उसका क्या होता है, 1/4 होता है और न्यूनतम प्रावधानित सजा का आधा होता है। लेकिन इस मामले में पॉक्सो एक्ट के मामले में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रयत्न के मामले उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम सजा का आधा जो या अ, आधे भाग तक का जो दंड है वह दिया जाता है। प्रावधान कहाँ है, तो धारा 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किए गए किसी अपराध की सूचना किसके द्वारा किया जा सकता है। तो अपराधों की रिपोर्ट करना, तो अपराधों की रिपोर्ट करने के बारे में प्रावधान जो है वो धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। अब जिसे अपराध के बारे में जानकारी है या अपराध किए जाने की संभावना का ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति वहां पर जो है इस अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, उसकी सूचना दे सकता है, या जो कोई पीड़ित है वह भी इसकी सूचना दे सकता है। तो पीड़ित बालक के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसे अपराध की जानकारी है, इन दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार की जो सूचना है वह दी जा सकती है। और किसे दी जाएगी, तो इनको दी जाएगी विशेष किशोर पुलिस यूनिट को और स्थानीय पुलिस को, इनको यह सूचना दी जाती है। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किए गए किसी अपराध की सूचना किसे किया जाएगा। तो ऐसी सूचना जो है वह विशेष किशोर पुलिस यूनिट को और स्थानीय पुलिस अर्थात उनमें से किसी भी को यह जो सूचना है वह दी जा सकती है। नेक्स्ट है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना तुरंत 24 घंटे के भीतर मामले को किसी रिपोर्ट करेगी। अर्थात जब पॉक्सो एक्ट के अधीन किसी बालक के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की कोई सूचना विशेष किशोर पुलिस यूनिट को या स्थानीय पुलिस को प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में उस सूचना के प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ऐसा जो पुलिस अधिकारी है वह उस अपराध की जो रिपोर्ट है वह बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को, और जहाँ कर कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं है वहाँ सेशन न्यायालय को इसकी तुरंत जो रिपोर्ट है वह करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए किसी अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या ऐसी रिपोर्ट किए जाने पर उसको अभिलिखित नहीं करता है, तब उसको 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, आपको जैसा कि पहले ही देखे कि धारा 19 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जिस व्यक्ति को इस अपराध की जानकारी है वह तुरंत उस अपराध की सूचना विशेष किशोर पुलिस यूनिट को या स्थानीय पुलिस को देगा। और जब ऐसी सूचना दी जाती है तो ऐसा जो पुलिस है वह क्या करेगा, उस सूचना को अभिलिखित करेगा। यह दोनों ही व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करते अर्थात उसको अपराध की जानकारी है वो फिर भी पुलिस को नहीं देता, या पुलिस को दी जाती है लेकिन पुलिस लिखता नहीं है, कि दोनों ही कंडीशन में उनको क्या होगा कि 6 मास तक का कारावास की सजा उनको दी जा सकती है। प्रावधान कहाँ दिया गया है, धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। एक बात और है कि अगर इस प्रकार का जो सूचना है किसी कंपनी को है, अर्थात कंपनी है या उसका प्रबंधक है, उसका भार साधक है, उसको पता है कि उसके नियंत्रण के अधीन
किसी स्थान में कोई अपराध किया जा रहा है बालक के विरुद्ध और वह जो है उस सूचना को पुलिस को नहीं देता है, तो वहाँ पर सज़ा जो कितनी होगी वह 1 वर्ष होगी। तो व्यक्ति अगर सूचना नहीं देता है तो वहाँ 6 महीने तक का कारावास की सज़ा उसको दी जा सकती है और अगर ऐसा कंपनी का कोई भारसाधक है तो उसको जो है 1 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने की जो सज़ा है उसको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 22 के अधीन जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मानहानि करने या अपमानित करने के आशय से उस पर इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 या 9 के अधीन अपराध का झूठा परिवाद करता है या झूठी सूचना देता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो धारा 22 के अंतर्गत बताया गया है कि मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए जो दंड है वह है 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है कि उसने किसी बालक के विरुद्ध ये जो है लैंगिक हमला किया है और जबकि उसने ऐसा नहीं किया था और इस प्रकार की सूचना से उसकी मानहानि होती है, उसको समाज में अपमानित होना पड़ता है, तो झूठी सूचना देने वाला जो व्यक्ति है उसको 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 22 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट की किस धारा में प्रावधान है कि मीडिया पूर्ण या प्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट या टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन हो या उसकी निजता का प्राइवेसी का उल्लंघन हो। तो देखिए एक प्रश्न इस पे बनता है कि मीडिया के लिए प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत बताई गई है, तो धारा 23 के अंतर्गत। तो मीडिया के लिए प्रक्रिया यह है कि जब कोई मीडिया है, चाहे वह सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति है जो मीडिया का संचालन करता है या पत्रकार है और बालक के संदर्भ में कोई अपराध किया गया है और उसकी रिपोर्टिंग करता है, तो जब तक उसको पूरी प्रमाणित सूचना नहीं प्राप्त होती है तब तक उसके संदर्भ में कोई भी जो खबर है उसका प्रकाशन नहीं करेगा। अगर कोई झूठी खबर प्रकाशित करता है और उस खबर के कारण बालक की ख्याति की हनन होता है या उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उसको सजा दी जाएगी। सजा कितनी हो सकती है, तो 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो धारा 23 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि मीडिया धारा 23 की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे किस तरह का दंड दिया जा सकता है। तो आपने देखा कि अगर मीडिया जो धारा 23 के अंतर्गत जिसके बारे में नियम बताए गए हैं और वह उस नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 6 मास तक से लेकर के 1 वर्ष तक का कारावास, अर्थात न्यूनतम जो सजा होगी वो 6 महीने हो और अधिकतम 1 वर्ष तक का जो कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो 6 मास से 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला देखेंगे कि बालक का कथन उसके निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थानों पर अभिलिखित किया जाएगा। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है, धारा 24 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि बालक का कथन उप निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि बालक को रात्रि में भी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध किया जा सकता है। तीसरा जो विकल्प है यह गलत है। और चौथा है कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया में उसके हित में विशेष न्यायालय के आदेश से प्रकाशित की जा सकती है। यह भी कथन सही है। अगर बालक के हित में है तो न्यायालय के विशेष आदेश से उसका जो पहचान है वह प्रकाशित की जा सकती है, अन्यथा उसकी जो पहचान है उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। धारा 23 जो है इसको मना करता है। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथनों को अभिलिखित किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट जो है बालक के कथनों को अभिलिखित करेगा। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। और जब इस प्रकार से कथन को अभिलिखित करता है तो वह जो लेटर है या वह डॉक्यूमेंट है वह बालक के परिजनों को उसको प्रदान किया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बालक की चिकित्सा परीक्षा के बारे में जो प्रावधान है वह पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो
बालक की चिकित्सा परीक्षा के बारे में प्रावधान धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। और ऐसी जो चिकित्सा परीक्षा है, अगर वहाँ पर पीड़िता जो बालिका है तो चिकित्सा परीक्षा किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है, धारा 28 के अंतर्गत। अब जो है यह जो विशेष न्यायालय हैं वह शीघ्र विचारण के लिए, अर्थात जो मामले का त्वरित विचारण के लिए इसका स्थापना की जाती है। तो इसकी स्थापना जो है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही वह की जाती है, ताकि बालकों से संबंधित जो अपराध हैं उनका शीघ्र विचारण हो सके, अपराधियों को जो है सजा मिल सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए किस न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में सशक्त किया गया है? तो विशेष न्यायालय जो स्थापित किए जाते हैं वह जो न्यायालय है वो कौन होगा? तो यहाँ पर जो सत्र न्यायालय है अर्थात सेशन कोर्ट होता है उसको विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट है, पोक्सो एक्ट की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के मामले में न्यायालय अभियुक्त के आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा करेगा? अर्थात न्यायालय यह अवधारणा करेगा, यह मानकर चलेगा कि अभियुक्त का जो आशय था वह जो है आपराधिक था। तो आपराधिक मानसिक दशा या आपराधिक आशय की अवधारणा जो है वह धारा 30 के तहत की जाती है। तो अगर आपको यहाँ पर धारा 30 और धारा 29 इन दो बातों को देखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस आपको यह शब्द आपराधिक मानसिक दशा को पकड़ेंगे तो धारा 30 को आप आसानी से सही कर पाएंगे। जबकि धारा 29 को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि कुछ अपराधों के मामले में न्यायालय जो है वह उपधारणा करता है। नेक्स्ट है, किस धारा में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए अपराधों में मामलों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी? तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 32 के अंतर्गत किया गया है, और ऐसा जो विशेष लोक अभियोजक होगा वह 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में जो है वह विधि व्यवसाय का अनुभव उसको है, तभी उसको विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए अपराधों में मामलों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का पात्र कौन होगा? तो वही व्यक्ति होगा अगर उसने 7 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है, तभी वह विशेष लोक अभियोजक जो है वह नियुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अधीन विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो प्रक्रिया और शक्तियां जो है धारा 33 के अंतर्गत बताई गई हैं, और इसमें जो है काफ़ी विस्तृत प्रावधान दिया गया है, और कोई जो विशेष न्यायालय है वह किस प्रकार से मामलों का संज्ञान करता है, संज्ञान करने के बाद जो है वह किस प्रकार से उसका विचारण करता है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है वह धारा 33 के अंतर्गत बताई गई है। अगला प्रश्न है कि धारा 33 के अधीन सशक्त विशेष न्यायालय किस प्रकार से मामले का संज्ञान ले सकता है? तो धारा 33 को जब देखेंगे तो इसका जो पहला खंड है उसी के अंतर्गत यह बता दिया गया है कि जब जो न्यायालय से इसका परिवाद किया जाता है या पुलिस रिपोर्ट पर भी यह मामले का संज्ञान ले सकता है, अर्थात इन दोनों ही रीतियों से मामले का संज्ञान लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, जहां पॉक्सो अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक पर कार्यवाही की जाएगी, किस विधि के अनुसार ऐसी कार्यवाही की जाएगी? तो धारा 34 को देखेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसी बालक के विरुद्ध कोई अपराध एक बालक के द्वारा ही किया जा रहा है, अर्थात अवयस्क के द्वारा ही अपराध जो है किया जा रहा है, न कि किसी वयस्क व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जिस बालक के द्वारा या जिस अवयस्क अपराधी के द्वारा ऐसा जो अपराध है वह बालक के विरुद्ध किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो वह अभियुक्त व्यक्ति है, अपराधी है, उसके विरुद्ध जो कार्यवाही होगी वह किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के अनुसार उस बालक के ऊपर जो कार्यवाही है वह की जाएगी।
तो पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, धारा 35 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर बालक का जो साक्ष्य है वह अभिलिखित किया जाएगा। तो धारा 35 के अंतर्गत बताया गया है कि बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करना और मामले का निपटारा करना तो कितनी अवधि के भीतर। तो देखिए यहाँ पर जब न्यायालय जो है मामले का संज्ञान ले लेता है, तो जब उसने मामले का संज्ञान लिया तो संज्ञान लिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर वह क्या करेगा कि जो पीड़ित बालक है उसका साक्ष्य अभिलिखित करेगा, उसके कथन को, उसके बयान को दर्ज करेगा। और आगे यह बताया गया है कि जब उसने अपराध का संज्ञान ले लिया तो उस संज्ञान के लिए जाने की तारीख से 1 साल के भीतर उस विचारण को पूरा करेगा। तो यहाँ पर दो बातें जो है धारा 35 के अंतर्गत याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से कितने समय के भीतर विचारण पूरा करेगा। तो विचारण पूरा जो है वह 1 साल के भीतर करेगा। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में बालक के माता पिता और अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा। तो बालक का जो विचारण है वह बंद कमरे में किया जाएगा। धारा 37 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह दिया गया है। और 37 का ही दूसरा पैराग्राफ यह कहता है कि ऐसे जो बालक है अगर उसका परीक्षण करने के लिए या उसका कथन बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, कमीशन भी निकाल सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है अर्थात सही नहीं है। पहला है कि बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। यह कथन बिल्कुल सही है। और प्रावधान कहाँ है, तो धारा 36 के अंतर्गत खंड 2 में इसका जो प्रावधान है वह किया गया है। दूसरा है कि न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में जो है बालक के माता पिता और अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा। यह भी सही है। धारा 37 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और तीसरा है कि विशेष न्यायालय की राय में बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है तो वह इसके लिए कमीशन भी निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प हैं यह तीनों ही विकल्प सही हैं। और चौथा देखते हैं कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर करने के लिए कमीशन नहीं निकाला जा सकता है। तो यही जो कथन है वह गलत है, असत्य है। नेक्स्ट है, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता लेने के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही है। तो देखिए बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता ली जा सकती है। प्रावधान कहाँ है, तो धारा 38 के अंतर्गत है। तो यह जो है सीधे सीधे आपसे सेक्शन बेस पूछ लेगा कि दुभाषिया की सहायता किस धारा के तहत जो है प्रदान की जाती है। तो इसमें विकल्प देखते हैं कि साक्ष्य अभिलिखित करते समय न्यायालय किसी अनुवादक या दुभाषिए की फीस के संदाय पर उसकी सहायता ले सकता है। तो यहाँ पर सहायता किसके द्वारा ली जा रही है, आपको इसे ध्यान रखना है, न्यायालय के द्वारा ऐसी सहायता ली जा रही है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा है कि बालक स्वयं किसी अनुवादक या दुभाषिए की फीस संदाय पर सहायता ले सकता है। तो यह गलत है, क्योंकि धारा 38 के अंतर्गत देखेंगे तो जो पहला कथन है यही सही है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार कब बालक को सहायता करने के लिए विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध कराएगी। तो देखिए धारा 38 को आपने देखा, धारा 38 तो उसमें जो है विशेषज्ञ की सहायता न्यायालय के द्वारा ली जाती है। और धारा 39 को जब देखेंगे तो 39 से जो है ये हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार कब बालक को सहायता करने के लिए विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध कराती है। तो राज्य सरकार जो है जो सहायता उपलब्ध करा रही है वो धारा 39 के अंतर्गत करा रही है, जबकि न्यायालय जो सहायता लेता है विशेषज्ञ की वो धारा 38 के अंतर्गत लेता है। इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है यहाँ 38 और 39 में। अब देखिए जब 39 को देखते हैं तो राज्य सरकार बालक को किसी विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध कराती है विचारण से पहले या विचारण के दौरान या प्रक्रम पर। तो तीसरा जो विकल्प है यह सही होगा। प्रावधान धारा 39 के अंतर्गत है।
अगला है कि किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि बालक का संरक्षक पॉक्सो एक्ट के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसिल की सहायता लेने के हकदार होंगे। तो विधिक काउंसिल की सहायता वो धारा 40 के अधीन लेने के हकदार होते हैं। तो आपको देखना है धारा 38 और 39 यह किससे संबंधित है, तो यह विशेषज्ञ से संबंधित है, विशेषज्ञ से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुभाषिया किससे संबंधित है, तो दुभाषिया जो है या ट्रांसलेटर या अनुवादक जिसे कहते हैं, प्रेटर जिसे कहा जाता है, यह धारा 38 के अंतर्गत आएंगे। 39 के अंतर्गत आपने देखा कि विशेषज्ञ की सहायता यहाँ भी है, लेकिन यह सहायता जो है वह राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसके बाद आप विधिक काउंसिल अपनी पसंद का किस धारा के तहत है, तो यह धारा 40 के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों धाराएं आपको क्रम से याद रहनी चाहिए, नहीं तो यहाँ जो है कंफ्यूजन उत्पन्न हो जा सकता है। अगला प्रश्न है धारा 42 के अनुसार पॉक्सो एक्ट के उपबंध तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों में यदि टकराव होता है तो वहां पर कौन सा जो कथन है वह सही होगा। तो देखिए धारा 42A के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है, यहां बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध और अन्य विधियों के उपबंध इनमें अगर टकराव होता है या इनमें असंगति होती है तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। अर्थात इस पॉक्सो एक्ट के जो उपबंध हैं वह अन्य विधियों के ऊपर प्रभावी होंगे। तो पहला विकल्प है यह सही होगा। अगला प्रश्न है कि अनुकल्पिक दंड या अल्टरनेट पनिशमेंट का उपबंध पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो यह जो है धारा 42 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसको आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लीजिए कोई अपराध किया गया, रेप का ही अपराध है, और यह अपराध जो है किसी बालक के साथ किया जाता है, और वह जो अपराध है वह पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी आता है, आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता जिसे अब कहा जाने लगा इसके अंतर्गत भी अपराध आता है, या वह किसी अन्य विधि के अंतर्गत भी अपराध होता है। तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इसकी न्यूनतम सजा 20 साल है, आईपीसी के अंतर्गत इसकी न्यूनतम सजा जो है वह 10 वर्ष है, किसी अन्य विधि के अंतर्गत इसकी न्यूनतम सजा जो वो कितनी है, आजीवन कारावास है। तो यहाँ पर धारा 42 जो है वह यह प्रावधान करती है कि अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता अर्थात भारतीय न्याय संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है अर्थात अधिकतम है। तो जिस अधिनियम में उस अपराध की अधिकतम सजा दी गई है उसी के अनुसार उसको दंड दिया जा सकेगा। मान लीजिए पॉक्सो एक्ट में 20 साल दिया गया है, आईपीसी में 10 या 30 साल या 14 साल दिया गया है, मान लीजिए आईपीसी में 30 साल दिया गया है तो यह आईपीसी वाला नियम लागू हो जाएगा। मान लीजिए आईपीसी में 10 साल दिया गया है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 साल दिया गया है तो यह 20 साल वाला नियम लागू होगा। तो यह जो है धारा 42 बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट के बारे में लोक जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस अधिनियम के जो बनाया गया तो इस अधिनियम के बारे में बच्चों के अंतर्गत, बालकों के अंतर्गत और समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। तो जागरूकता जो है किसके द्वारा फैलाई जाएगी, तो यह जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इसको फैलाया जाएगा। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाएगी। तो मॉनिटरिंग जो है इसके बारे में प्रावधान धारा 44 के अंतर्गत दिया गया है, और ऐसी जो मॉनिटरिंग है वह राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 45 के तहत पॉक्सो एक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। तो धारा 45 के तहत नियम बनाया जाता है, इसको आप विशेष ध्यान रखें कि नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की होती है, और केंद्र सरकार किस धारा के तहत नियम बनाती है, तो धारा 45 के तहत बनाती है। अगला प्रश्न है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितनी धाराएं और कुल कितने अध्याय हैं।
तो देखिए यहाँ पर कुल 46 धाराएं हैं और 9 अध्याय हैं। तो अध्यायों को आप विशेष रूप से भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। तो अमूमन हम धाराओं को तो याद रखते हैं, लेकिन अध्याय को नज़रअंदाज करते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है कि यदि पॉक्सो एक्ट के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक उपबंध किसके द्वारा बनाया जाता है? तो धारा 46 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, और ऐसी कोई कठिनाई अगर उत्पन्न होती है तो उसे केंद्र सरकार के द्वारा दूर किया जाता है। अब देखिए, यहाँ तक हमने जितने प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को देख लिया है। अब हम इस पे कुछ आवश्यक और लीडिंग केसेज हैं, उन केस को देखेंगे, जो इसमें समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। तो पहला है इसमें स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ अर्थात इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस मामले में जो है, इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या 15 से 18 साल की उम्र की लड़की होने के नाते एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध बलात्कार होगा। हालांकि आईपीसी की धारा 375 के दूसरा जो अपवाद है इसको वैधता प्रदान करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था, क्योंकि आप देखते हैं पॉक्सो एक्ट, तो यहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक समझा जाता है, और उसके साथ किसी भी तरीके का लैंगिक जो सहवास है वह अपराध माना जाता है। लेकिन धारा 375 का दूसरा अपवाद भारतीय दंड संहिता, इसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ लैंगिक सहवास करना, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है, वह अपराध नहीं होगा, जबकि उसकी आयु जो है वह 15 वर्ष से अधिक है। तो यहाँ पर दोनों ही जो प्रावधान हैं उनमें अंतर्विरोध पैदा होता है। इसी अंतर्विरोध को यहाँ पर चुनौती दी गई थी इस केस में। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारा 375 का जो दूसरा अपवाद है इसके दायरे को कम किया, और आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के बीच जो असंगति है इसको हल किया, और कहा कि पॉक्सो अधिनियम के द्वारा विवाहित महिला के मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए वैवाहिक यौन संभोग के लिए सहमति की आयु जो है वह क्या होगी, 18 वर्ष होगी। भले उन दोनों का विवाह हुआ है, पति पत्नी है, लेकिन उनमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वह अगर 18 वर्ष से पहले होता है तो जो पति है वह अपराधी होगा। आगे न्यायालय ने कहा कि आईपीसी के इस अपवाद ने विवाहित और अविवाहित लड़कियों के बीच में एक अनावश्यक और कृत्रिम अंतर बनाया है, जो कि तर्कसंगत नहीं है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 14 का जो है यह उल्लंघन करता है, इसलिए मनमाना है और भेदभावपूर्ण है। इससे मानवीय गरिमा का भी उल्लंघन माना गया। न्यायालय ने कहा कि आईपीसी का यह अपवाद पॉक्सो सहित अन्य बाल समर्थक जो विधान है, जो नियम है, उनके विपरीत है। अगला केस है कि भारत के महान्यायवादी बनाम सतीश और अन्य अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर्स, यह 2021 का केस है। इस केस में स्किन टू स्किन कांटेक्ट को यहाँ पर डिफाइन किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र हाई कोर्ट की एक महिला जज थी, उसने जो है इस तरह का कुछ विवादित फैसला सुनाया था, और उसने माना कि अगर जो है पॉक्सो एक्ट के अधीन कोई अपराध आता है या लैंगिक अपराध होने के लिए जो स्किन से स्किन, त्वचा से त्वचा का जो स्पर्श है वह होना आवश्यक है, उसके बिना जो है अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसी कमी को दूर करने के लिए, इसी निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया कि पॉक्सो अधिनियम को लागू करने का मूल उद्देश्य जो है बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, और यदि इस तरह की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह बहुत ही हानिकारक स्थिति को जन्म देगा, और अधिनियम का जो उद्देश्य है उसे ही समाप्त कर देगा। क्योंकि उस मामले में दास्ताने, कंडोम, चादर या कपड़े के साथ बच्चे के शरीर के यौन या गैर यौन अंग पर यौन इरादे से किए गए हमले पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत यौन हमला की श्रेणी से बाहर हो जाएगा, और धारा 7 के अंतर्गत यौन हमले के अपराध का गठन करने का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वह यौन मंशा है, न कि बच्चे के साथ त्वचा का संपर्क है। और पॉक्सो अधिनियम को लागू करने का मूल उद्देश्य जो है वह बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, और अगर इस तरह की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह बहुत ही हानिकारक स्थिति को जन्म देगा, और अधिनियम का जो उद्देश्य है वह विफल हो जाएगा। अगला केस है
साक्षी बनाम भारत संघ 2004 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। यह सभी जो निर्णय हैं आपको प्री के लिए महत्वपूर्ण है ही हैं। इसके साथ-साथ ये आपसे मेंस में भी जो है पूछे जाते हैं और आप उसका उल्लेख करके अगर अपना उत्तर लिखेंगे तो यह अच्छा उत्तर होगा। और इस केस में बाल शोषण या बलात्कार के लिए सुनवाई करते समय अ, न्यायालय ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जहां पीड़ित और अभियुक्त का आमना-सामना न हो सके, क्योंकि अभियुक्त जो है वह पीड़िता के मन में भय उत्पन्न कर सकता है और जिन प्रश्नों की प्रति परीक्षा में पूछा जाना है उनको न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अगली केस है अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ 2018 का केस है। यहाँ पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि एक बच्चा जो है वह मानव जाति के लिए शानदार उपहार होता है और उसके प्रति मनुष्य में किसी भी प्रकार की कामों की इच्छा की कल्पना नहीं की जा सकती। जब एक बार वह इस तरह के अपराध का शिकार हो जाती है तो उसके दिमाग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और उसमें मानसिक पीड़ा, दुख और भय हमेशा के लिए बन जाता है। इस तरह के बाल शोषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है और इसलिए बलात्कार के संदर्भ में बच्चे शब्द को परिभाषित करने तथा इसे और व्यापक अर्थ प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अपराध में शामिल अपराधियों के लिए कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण निर्णय थे उसको हमने डिस्कस किया और आप जो है चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उम्मीद है कि इस ये जो वीडियो है आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी अपने इसके बारे में बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।